एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर में राजनेता की भूमिका वो दर्जनों बार निभा चुके हैं और इसके लिए प्रशंसकों की सराहना भी बटोर चुके हैं। लेकिन कभी लेफ्ट के करीबी रहे और टीएमसी से भी सांसद रहे मिथुन अब बीजेपी के हो चुके हैं। अभी तक ये कहा जाता रहा है कि रियल लाइफ से अलग रियल लाइफ की राजनीति उनको कभी रास नहीं आई। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि बीते करीब 5 सालों से सक्रिय राजनीति से दूरी बना चुके मिथुन ने दोबारा राजनीति में आने और खेमा बदलने का फैसला क्यों लिया, और साथ ही सवाल ये भी है कि बीजेपी को मिथुन का कितना फायदा हो सकता है। कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की थी, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसकी गलती इसकी गलती, मैं बोलूंगा कि ये माय बैड डिसीजन। यहाँ बात खत्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था। मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मेरी हर फिल्म ऐसी। मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहाँ भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला। डॉक्टर नेपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नेपाल जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्ते अतेंद्र जी। जी नेपाल जी, आज मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब ये कुछ सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है कि उन्होंने अपना खेमा क्यों बदला और कितना फायदा इसका बीजेपी को हो सकता है। अतेंद्र जी देखिए, यदि आप मिथुन जी की पूरी बात को सुने तो उन्होंने 2 बातें कही जी। पहली बात उन्होंने कही है कि मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा कि मैंने राजनीति क्यों छोड़ी थी, बिल्कुल, यानी कि टीएमसी क्यों छोड़ी थी। यानी कि उन्होंने वो बात कह दी कि कहीं ना कहीं उनको एक दुख हुआ था, कोई परेशानी हुई थी। ठीक है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने उस चीज का कहने का एक आरोप उस पर लगाया है। वो एक शालीन तरीके से लगा दिया, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़े शब्दों में एक बात कही है कि मेरी छोटेपन से की इच्छा थी मैं गरीब के लिए काम करूं, जरूरतमंद के लिए काम करूं। मेरे फिल्मों में वही रोल रहा है। और उसने ये आप भाजपा में आस्था जता के कहा कि शायद भाजपा उनकी उस विचारधारा से जुड़ी हुई है और वो अपना सपना इस भाजपा के द्वारा पूरा कर सकते हैं। यानी मैंने दोनों बातें कही। यदि आप उसको एनालाइज करें, उसने टीएमसी पर आरोप भी लगाया और भाजपा को उसने बताया कि गरीबों की पार्टी है, यहाँ गरीबों का सपना पूरा किया जा सकता है। तो दोनों बहुत चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हालांकि शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन भाव बिल्कुल स्पष्ट था। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी कोई नेता कोई अपनी पार्टी बदलता है या किसी दूसरे खेमे में जाता है तो जनता की सेवा की बात की जाती है, और खास करके जो बीजेपी में जाते हैं वो देश हित की बात करते हैं। शायद देश हित की बात भी करते हुए नजर नहीं आए, कुछ अलग नजर आ रहा है इनके बयान में, सिर्फ गरीबों की बात नहीं कह सकते। इसको ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, सबसे बड़ी बीजेपी की यदि आप देखें, बीजेपी एक गेम को पूरा क्रिकेट की तरह खेलती है। इसमें स्पिनर भी उतारती है, फास्ट बॉलर भी उतारती है, बाउंसर भी उतारती है। वो सभी प्लेयर को जो भी इसके पास होते हैं, कहीं भी रखे होते हैं, उसको उतारते हैं। सब लोग मिलकर उतारते हैं। देखिए, सर संचालक जी वहां पर गए, उससे बातचीत करी, उनको कन्विंस किया, और आज वो कल क्लास विजय गिरवर्गीय ने कह दिया था कि वो आएंगे। यानी कि पूरा प्लान हो चुका था। अब इससे वो 2 बातें कहना चाहते थे कि जो दीदी कह रही है कि भाजपा में कोई लोकल चेहरा नहीं है, वो उन्हें देने की कोशिश की कि हमारे पास शुभेंदु अधिकारी जी हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, बाकी प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ के हैं, सभी टीम हमारी यहाँ की है, बाहर का कोई नहीं है। दूसरा, वो बात आज मिथुन जी से भी कहलवाई गई है कि सब बंगाली है, चाहे वो बाहर से आके रहा, बंगाल में रह रहा है, बंगाल के अंदर रह रहा है। तीसरा, अब इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होने लगी, क्या मुख्यमंत्री के दावेदार कल को मिथुन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में बड़ा सवाल है, फैलने लगी। अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या मिथुन चक्रवर्ती को सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। नहीं, ये एक कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया गया ना।
कंफ्यूजन क्रिएट करना ही राजनीति का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि आपने मन के लोगों के बात में एक चीज डाल दी कि ऐसा भी संभावना हो सकती है। तो जो लोगों को लगता है पता नहीं कौन चेहरा आएगा, हो सकता है मिथुन चेहरा आ जाए, तो जो मिथुन के फॉलोअर्स हैं वो और ज्यादा एग्रेसिव लगेंगे। चेहरा कौन होगा तो भाजपा के लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पूरी राजनीति परसेप्शन पे चलती है और उन्हें परसेप्शन देने में वो बिल्कुल सफल हो रहे हैं, अपनी पूरी स्ट्रेटजी के साथ वो चल। जी, लेकिन इस वक्त जैसा कि आपने बताया कि पूरी फील्डिंग जो है वो तैयार है, तरीके से बीजेपी गेम खेलती है और अब खेल शुरू भी हो गया है, तो क्या भूमिका रह सकती है मिथुन चक्रवर्ती की? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मिथुन चक्रवर्ती जी के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। आज उनको मैसेज दिया गया, कल जब वो कोई भी मैसेज करेंगे तो लाखों करोड़ों लोगों के पास सोशल मीडिया द्वारा एकदम मैसेज पहुंच जाता है। बिल्कुल। दूसरा, एक जो पूरी तरफ से कोई भी वो कोना छोड़ना चाहते हैं, वो देखे ना, आज मोदी जी का यदि आप भाषण सुने, शुरुआत में वो धीरे 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 धीरे, लास्ट में उन्हें पूरा जोश उसमें लाया कि ताकि जो जनता ऐसा जाए उसके अंदर पूरा जोश हो। तो अब उसके पास चेहरे हैं चर्चा करने के लिए, उसमें चेहरे चर्चा करने के लिए हैं कि आपका मोदी जी हैं, उसमें योगी जी हैं, मिथुन जी हैं, आपका शिवेंदु अधिकारी जी हैं, और शिवेंदु जी के साथ ममता को उलझाकर उन्होंने दूसरा बड़ा काम ये किया कि ममता जी को कहीं ना कहीं वो रोके रखना चाहते हैं। और आज देखिए ना, आज इतनी बड़ी भीड़ को, मैं नहीं कहता उसको मैनेज किया गया है, ये उत्साहित भीड़ लगी थी, मैंने भी टीवी पर देखा उसको, और काफी भीड़ के अंदर उत्साह था। 4-5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का। एक बहुत बड़ी बात थी, इतने बड़े मैदान में इतनी बड़ी भीड़ सुबह से बैठी है, तो एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ ये पार्टी की गई। उस तैयारी का यही संदेश दिया गया कि ये ब्रिगेड मैदान में जिसने जीत लिया उसने चुनाव को जीत लिया। ये वहां परसेप्शन भी है, राजनीतिक परसेप्शन को पूरा जनता में बताने का प्रयास भी। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि लाखों करोड़ों जो फॉलोवर हैं मिथुन चक्रवर्ती के, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएंगे, कम से कम बंगाल की अगर हम बात करें तो? नहीं, देखिए, वोट में कितना तब्दील होगा ये धीरे धीरे जब चुनाव चलेगा, जब उसके बाद आएंगे कुछ और मुद्दे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ चेहरे तो है ना जो आकर्षण करने के लिए तैयार हूं। पहले मैं किसी को सुनने के लिए तो तैयार हूं ना, पहले मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि मैं ममता जी समर्थक था, लेकिन मैं मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, तो मैं धीरे धीरे मिथुन चक्रवर्ती के पास सुनना तो शुरू करूंगा ना भैया। मिथुन जी कुछ बात कहेंगे, मैं सुनूंगा, फिर वो कल को अपना परसेप्शन बदलूंगा। अभी मेरे पास 1 महीना है अपना वोट को बदलने के लिए, मेरे पास सोचने के लिए। तो कम से कम मैंने उन चेहरों को पकड़ लिया, उन लोगों को पकड़ लिया जो कल तक मेरे साथ नहीं जुड़े थे। मिथुन के आने से लाखों करोड़ों व्यक्तियों को मैंने कम से कम संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया। आज उनके प्रधान के साथ फोटो गई है, उन्होंने अपना संदेश भेजा है, वो ट्वीट पर जाएगी, वो फेसबुक पर जाएगी, वो व्हाट्सएप पर जाएगी, और धीरे धीरे आदमी के दिमाग में एक चीज घुसाई जाएगी, और घुसने के बाद में आदमी सोचना शुरू करता है। इतनी भीड़ आई है, मिथुन दादा भी आ गए हैं, कल को हो सकता है सौरभ गांगुली जी भी आ जाए, और एक ही लगा कि शायद ममता हार रही है, मोदी जी जीत रहे हैं, ममता हार रही है, मोदी जीत रहे हैं। और आप उनका भाव देखिए मिथुन जी का, जिस तरह से उन्होंने उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश की, जिस तरह से उनके बारे में कहा कि मेरा सपना पूरा हो रहा है कि इस धरती पर इतने बड़े महान आदमी आ रहे हैं, मैं उनके साथ मंच शेयर कर रहा हूं, तो ये बात जाने लगी ना धीरे धीरे। कल तक मेरे पास ऐसा मुद्दा नहीं था, आज एक नई शुरुआत है, कल को एक नई शुरुआत और होती है कि कल को सौरभ गांगुली जी 4 दिन बाद आ जाए, कल को और कोई बड़ा चेहरा आ जाए। तो मैं समझता हूं कि ममता जी अकेला चेहरा है और बीजेपी चेहरों के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है। जी, और एक तरफ अगर बात की जाए तो भावनात्मक अपील कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए अब मुझे मंच मिला है। अब कोई मुझे चाहे स्वार्थी कहे चाहे कुछ भी कहे, इस तरीके से उन्होंने एक भावनात्मक अपील भी की है। इसका कितना असर लोगों में देखने को मिलेगा? नहीं, ये क्लियरली बताया ना, मोदी जी ने भी क्या समझाने की कोशिश करी। मोदी जी ने भी ये समझाने की कोशिश करी कि जो मैं गरीबों का पैसा पंजाब में भेजना चाहता हूं वो गरीबों के पास नहीं जा पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत आता भी है उसको कट में चला जाता है या सिंडिकेट में चला जाता है। और उन्होंने क्लियरली कहा इस बात के लिए कि दीदी तो सबकी बनाई गई थी, लेकिन वो तो एक भतीजे की होकर रह गई। आप समझने की कोशिश करिए ना, उन्होंने परिवार को भी टच किया है, भ्रष्टाचार को भी टच किया है, और उधर काउंटर कराया है मिथुन दादा से उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के आदमी के द्वारा, कि मोदी वो व्यक्तित्व है जो देश को एक नई दिशा दे सकता है, बंगाल को एक नई दिशा दे सकता है। उनके मन में बहुत भाव है गरीब लोगों के लिए। खुद मोदी ने कहा, मैं तो अपने करोड़ों गरीब मित्रों को ही तो मैंने राशन दिया है, गरीब करोड़ों मित्रों को ही तो मैंने गैस दी है। तो उस बात को पुल भी बात है, क्योंकि बंगाल में एक बहुत बड़ा तबका है जो माइग्रेट भी करता है और गरीब भी है, और उसी वही वोट बैंक है। वो हिंदुत्व के साथ भी जुड़ेगा, वो गरीबी के साथ भी जुड़ेगा, वो लोकल फैक्टर जो कमजोर था भाजपा का, आज मिथुन दादा के द्वारा उन्होंने उसको पूरा करने का प्रयास किया।
तो मतलब ये समझा जा सकता है, भले ही अभिनेता रहे हों मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन गरीबों में उनकी अच्छी पहचान है और वो गरीब लोगों को, जो गरीब तबका है, उसको वो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, क्योंकि गरीबों के लिए मिथुन अब आज भी एक आइडियल है। लेकिन हर आदमी की अपनी एक इमेज होती है। कोई कोई आपका जो है एक्शन हीरो होता है, जैसे पंजाब में सनी देओल का अपना एक एक्शन हीरो का रोल था, पंजाब में लेके आए ना वो, बिल्कुल, गुरदासपुर में जीते ना वो। इनका अपना एक रोल होता है, ऐसा नहीं कि इनको अब इनके रोल को हम ऐसे खत्म कर सकते हैं। इनका अपना एक रोल होता है। इस रोल के द्वारा जो आपको हेमा मालिनी जी को यहाँ से तारा गया मद्रास है लोकसभा उतरने के लिए, वो तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, लेकिन वो कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त हैं तो उन्होंने लगा शायद कृष्ण नगरी के लिए कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो पार्टी अपने हिसाब से प्लानिंग करती है, उसकी प्लानिंग को हिसाब से मोहरा ढूंढती है, मोहरे को उतारा जाता है और फिर उसको सोशल मीडिया और सब चीज, अब ये पार्टी की जिम्मेदारी है। मिथुन दादा ने जो कहना था कह दिया, अब वो पार्टी साथ कहीं खड़े दिखाई देंगे। अब पार्टी इसको कितना फैलाएगी, कितना लोग तक पहुंचाएगी, अब ये पार्टी के पास एक नई जगह दिशा मिल गई है। लेकिन पहले ये कहा जाता रहा कि कम्युनिस्ट के करीबी रहे हैं, फिर टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, तो इसका जो नुकसान होगा, क्या टीएमसी को कितना बड़ा इसका नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए, टीएमसी के सारे कार्यकर्ता कहां से आए हैं? सारे लेफ्ट से आए, सब वो वामपंथी थे लोग। बिल्कुल, जो वामपंथी में करते थे वो यहाँ टीएमसी में किया। यही इसी वजह से टीएमसी के लिए प्रॉब्लम भी आज खड़ी हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी शैली तो बदली नहीं। लेकिन इस बार वामपंथ और इस पर नहीं हो रहा। इस बार देखिए ना, आज पहली बार इतनी बड़ी भीड़ में सबसे प्रमुख नारा आज भी जय श्री राम था। जबकि बंगाल में ज्यादातर दुर्गा माता जी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और दुर्गा माता जी के चारों तरफ को हिंदुत्व घूमता है। लेकिन जब पहली बार मोदी गए थे, एक मुद्दा छोड़ के आए थे कि दीदी श्री राम के नारे से परहेज करती है, और दीदी श्री राम के नारे से परहेज करती है तो इसका मतलब वो किसी एक को प्लीज करना चाहती है और उनको कहीं ना कहीं वो तुष्टिकरण करना चाहती है। इस चीज को बहुत स्पष्टता के साथ जोड़ दिया गया था और उसका ये असर था कि जो वोट उससे नाराज है, उस तुष्टिकरण से, उस इम्पीचमेंट से नाराज है, वो आज सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जी, और एक और मेरा सवाल यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से पर्दे पे राजनेता के रूप में दिखाई दिए मिथुन चक्रवर्ती, और ये कहा जा रहा है कि उनको जो रियल लाइफ की राजनीति है वो उन्हें रास नहीं आई, तो क्या बीजेपी में रास आती हुई दिखाई देगी? देखिए, ये पता नहीं है, ये फिल्म है कि कितनी देर किसका कितना रोल है। हो सकता है मिथुन जी का रोल चुनाव तक ही सीमित हो। ऐसा भी हो सकता है उनको चुनाव ना लड़वाया जाए, पार्टी सिर्फ स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आए वो स्टार प्रचारक की भूमिका नजर आ सकते हैं। कल को फिर दोबारा राज्यसभा में लाए जा सकते हैं, या फिर किसी बड़े संविधान पद या सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, किसी और चीज के बनाए जा सकते हैं, जो भी उनके लिए सूट करेगा। और यदि नहीं करेगा तो वापस चले जाएंगे एक रोल अपना अदा करने के बाद में। लेकिन उनको यहाँ तक लाने के लिए जो भी भाजपा ने प्रयास किए, जो भी उनके संगठन ने प्रयास करी, वो एक पूरी रणनीति तय थी कि उसकी अपनी फॉलोशिप है और उस फॉलोशिप में हमको कहीं ना कहीं घुसना। लेकिन नेपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, दावा किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश भी की जा रही है कि उन्होंने बंगाल को जीत लिया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, कुछ आंकड़ों के उनके आधार पर अगर बात की जाए तो बंगाल में फिर से सीएम ममता का ही जादू चलने वाला है, ऐसी कुछ खबरें अभी तक आ रही थी। तो अब क्या आपको लगता है, क्या अब ये जो अवधारणा है या फिर जो लोगों की जो मानसिकता बनी हुई थी उसको बदलने की कोशिश है और वो बदलने में कामयाब रह पाएगी बीजेपी? यदि आप देखें, हो सकता है पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो। जो पहले हमारे सर्वे आए हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफीटेड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। ममता को जरूर मेजोरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन एक तरफ वो बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त लेती हुई आ रही है। बिल्कुल। और उन्हें बताया कि ममता कहने की घटती नजर आ रही है। ठीक है, उन्हें लिखा कि पार्टी ममता ही की पार्टी ही सरकार बनाएगी। अब हो सकता है 10 दिन बाद फिर एक सर्वे आएगा, वो कहेगा नहीं, लीड कम हो गई है और वो धीरे धीरे भाजपा और बढ़ती जा रही है। तो ये मन में लोगों के पैदा कर देता है कि नहीं, भाजपा जीती तो लोग ज्यादातर 10-15% वोट ऐसी होती है जो फ्लोटिंग वोट होती है, वो हमेशा उसके साथ जाना पसंद करते हैं जो जीत रहा होता है। लेकिन अगर बात टीएमसी की करें, क्योंकि बीजेपी की तैयारियां दिख रही हैं और बीजेपी में लोग जिस तरीके से टीएमसी से टूट करके जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि टीएमसी में कम्युनिस्ट के लोग आए थे, उनकी शैली नहीं बदली, अब टीएमसी के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, तो हाल तो यही रहेगा। क्या जनता इतनी नासमझ हो जाएगी कि वो सिर्फ बीजेपी को वोट दे देगी, अपने वो चेहरे नहीं देखेगी जिनको पहले आजमाया? बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजनीति में बताऊं मैं आपको, शुभेंदु अधिकारी जी की 3 पीढ़ी वहां से चुनाव लड़ती हैं, उनकी पूरा परिवार वहां से जुड़ा हुआ है।
वो एक बहुत बड़े संगठन, इन्होंने जितने भी लोग जोड़े हैं टीएमसी से, जो फ्रंट लाइन पर ले गए, ठीक है, वो बैकड्रॉप में बहुत सारे लोग हैं, नीचे बहुत कार्यकर्ता ले लोग, बहुत लोग हैं जो कुछ को रख लेंगे, कुछ को रिजेक्ट कर देंगे। और अब नया निर्णय ले भी लिया है, आज उन्होंने घोषणा भी करी है कि हम पहले मेरिट के बेस पर लेंगे, उसकी पूरी छानबीन करेंगे। लेकिन जो अभी प्रमुख चेहरे लिए गए हैं वो चेहरे हैं जो ममता के सभी अच्छे बुरे को जानते हैं और उसके पूरे गणित को उन्होंने बनाया था। ममता के गणित को बनाने में ये चेहरे कहीं ना कहीं लगे हुए थे, ये कहीं ना कहीं उस दरबार के हिस्सा थे जहां रणनीति बनती थी। तो देखिए, भगवान श्री राम ने भी सबसे पहले रावण के भाई को लेकर यहाँ पर आए थे, विभीषण को लेकर आए थे, ताकि दरबार की सारी नीति का उनको पता हो और उसके हिसाब से नीति बनाई थी। तो आज दीदी के दरबार के सभी लोग जो उसके बिल्कुल खास हुआ करते, चाहे वो द्वितीय जेल से अधिकारी जी थे, वो आज सब कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। जी बिल्कुल। और जिस उदाहरण की आपने बात की है उसमें विभीषण ने रावण के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा था, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है शुभेंदु बनाम ममता होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो इनकी, देखिए, इनके पास कोई चेहरा भी नहीं था ऐसा जिसको ममता के सामने खड़ा कर दे। इसलिए सबसे पहले शुभेंदु उनके लिए योजना के तहत इसलिए जरूरी था कि वो कुछ हमको बताएगा। सबसे पहले था ममता के सामने चुनाव कौन लड़ेगा, और ममता को पास प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते, ममता ईगो ड्राइवन लेडी है, वो अपने एम से चलती हैं। उनको मजबूर किया गया कि उसको सुझाया गया कि यदि आप शुभेंदु को हराएंगी तो बंगाल जीत जाएगी, और वो इसी चीज में फंस गई। आज मोदी ने कहा ना, देखिए ममता दीदी की जो है स्कूटर वहां से चला और ये आकर नंदीग्राम में आकर रुक गया। बिल्कुल, गिरने की बात उन्होंने की है कि नंदीग्राम में ही गिरेगी तो क्या मैं इसको नहीं कह पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं कह पा रहा हूँ, बट वो आप समझ सकते हैं। यानी गिर गया या पलट गया, जो भी हो गया, लेकिन उन्हें स्पष्ट कह दिया कि ममता वहां से छोड़ के भाग गई है क्योंकि वहां जीतने देती है, और अब हम यहाँ तैयार खड़े हैं गिराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल नेपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी के हो चुके हैं और बीजेपी को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो बंगाल में सीएम का चेहरा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है कि बंगाल में बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन होगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर अगर किसी राज्य की सरकार पर पड़ रहा है तो वो है हरियाणा, क्योंकि कई जगहों पर समय समय पर किसानों का विरोध इतना ज्यादा देखने को हरियाणा में मिला है कि मुख्यमंत्री तक को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ऐसे में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, शोक प्रस्ताव हुए और कांग्रेस ने सदन के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर ही सरकार को घेरने की कोशिश की, प्रदर्शन किया, हंगामा भी किया। वहीं अब अगली कार्रवाई सोमवार को होनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा विधानसभा में एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि जानकारी के अनुसार महिला दिवस पर महिला विधायक ही सदन की कार्यवाही को चलाएंगी। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 5 महिलाओं की एक कमेटी बनाई है, जिसमें जेजेपी विधायक नैना चौटाला हैं, कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और गीता बुक्कल हैं, भाजपा विधायक सीमा त्रिखा और निर्मल रानी का नाम भी शामिल है। हालांकि किस महिला विधायक की क्या भूमिका रहने वाली है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा इस बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा, यानी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार में शामिल बीजेपी जेजेपी के कुछ विधायक भी किसान कानूनों के विरोध में हैं और कुछ निर्दलीय विधायक भी सरकार का साथ छोड़ चुके हैं, या फिर जनता का दबाव अपने विधायकों पर है, वो भी अब साफ हो जाएगा। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा कर चुके हैं कि सरकार बहुमत खो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि कल की कार्रवाई में क्या कुछ होगा, क्योंकि विपक्ष ने तो अपनी रणनीति बना ली है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और सरकार ने क्या तैयारी की है ये सदन में ही पता चलेगा। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? कल का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है हरियाणा के लिए, हरियाणा विधानसभा के लिए। कल महिलाएं कमान संभालेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की व्यवस्था हरियाणा विधानसभा की ओर से की गई है, क्योंकि 8 तारीख है कल, और 8 तारीख जो है 8 मार्च जो है महिला दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, और महिलाओं को इसमें जो अहम जिम्मेदारी जो है हरियाणा विधानसभा की ओर से जो है कल के सत्र के लिए रहेगी। उनकी कमान जो है विधानसभा की, वो महिला विधायक जो हैं, जो बीजेपी से, जेजेपी से और कांग्रेस की जो 2 विधायक हैं, जिसमें गीता बुक्कल और किरण चौधरी, मतलब इन 5 विधायकों के हाथ में जो है कल की जो सदन की जो कार्रवाई है वो रहेगी। ये इनकी जिम्मेदारी कल की जो पूरी विधानसभा चलाने के जो सत्र की रहेगी वो होगी। कल 2 बजे जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। उससे पहले जो है कांग्रेस एक बार फिर से जो है अपना प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक पहुंचेगी। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हाईकोर्ट चौक से और विधानसभा परिसर तक
फिर 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर और बढ़ती महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जो है रोष मार्च निकालते हुए कल जो है एक बार फिर से विधानसभा परिसर तक पहुंचेंगे। इससे पहले भी जो कांग्रेस की ओर से 5 मार्च को जिस दिन विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी, उस दिन भी जो है रोष मार्च जो है, पैदल मार्च जो है, इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस की ओर से निकाला गया था। और अब जो है 8 मार्च को महिला दिवस के जो दिन चुना है, अब जो 8 मार्च सत्र शुरू होने से पहले जो है कांग्रेस की ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। जी अभिषेक, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल मनाया जाना है और ऐतिहासिक रहने वाला है हरियाणा विधानसभा के लिए, जो 5 महिला विधायक चुनी गई हैं उनकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? क्योंकि जानकारी के अनुसार सदन के नेता और विपक्ष के नेता, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सभी महिलाएं विधायक ही रहनी है ये? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। जो है क्या पूरा रूप से जो प्रारूप है वो कल सामने आ जाएगा, क्योंकि सदन की जो पूरी जो अहम जो पद हैं और अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो इन्हीं महिला विधायकों के ही कंधों पे रहेगी और इन्हीं की कल की जिम्मेदारी सदन के चलाने की जो है वो इन्हीं को सौंपी जाएगी। और पूरा जो अहमियत जो कह सकते हैं कि कल जो पूरा दामोदार जो सदन का है वो इन महिला विधायकों के ही कंधों पे रहेगा और पूरी जो महिलाएं जो है वो सभी जो विधानसभा के जो अहम भूमिका होती है उसको निभाते हुए कल नजर आएंगे। जी अभिषेक, सदन की नेता कौन सी महिला विधायक रहेगी और विपक्ष की नेता कौन सी महिला विधायक रहेगी, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई? देखिए इस तरह की अभी जानकारी नहीं मिल पाई। वो जब कल विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा उस समय जो है इस तरह की जो क्या व्यवस्था रहने वाली है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये जो है इस सत्र के शुरुआत में ही जो है ये निश्चित कर लिया जाएगा। और कल जो ये जरूर है कि जो सभी जो अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो इन 5 जो महिला विधायकों इन्हीं के हाथों में रहेगी। कमान सारी जो है इन्हीं के हाथों में रहने वाली है। जी, क्योंकि अभिषेक ये कहा जा रहा है कि सदन की नेता और विपक्ष की नेता भी महिला विधायक रहेगी, तो ऐसे में तैयारी करने के लिए भी वक्त चाहिए था। अभी तक इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जो महिला विधायक जो कल ये जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाली हैं, क्या उनको इस बात को लेकर के उनमें किस तरीके का उत्साह है? जी बिल्कुल उत्साह है और उन्होंने ये एक धन्यवाद भी किया। हमारी जब 5 तारीख को जब कांग्रेस की जो विधायक हैं गीता बुक्कल, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एक नई पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं और महिलाओं दिवस के रूप में जो मनाया जाता है उस दिन 8 मार्च को जो है इस तरह की जिम्मेदारी देना जो एक सराहनीय कदम उन्होंने बताया है कि ये एक अच्छी पहल जो है वो विधानसभा सत्र के दौरान महिला दिवस के जो उपलक्ष्य में जो है वो की जा रही है। उन्होंने इसकी सराहना करी और स्वागत योग्य कदम को उन्होंने बताया। जी अभिषेक, क्योंकि कल महिलाएं कमान संभालेंगी सदन की, तो क्या कल भी वैसा ही हंगामा देखने को मिलेगा जैसा हर बार देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा की कार्रवाई उसी तरह चलेगी जिस तरह अमूमन चलती है और मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो विपक्षी दलों की पूरी तरह से बनाई गई है और शुरुआत जो है उसकी दोपहर 1 बजे से हो जाएगी। विधानसभा सत्र से पहले ही जो कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है और उसका जो उन्होंने बताया कि वो 1 बजे जो है वो विधानसभा परिसर के गेट तक जो है वो रोष मार्च अपना निकालते हुए पहुंचेंगे और सभी विधायक जो है विधानसभा के अंदर भी उनकी जो रणनीति और जो उनके सवाल जो है और जनहित के जो मुद्दे हैं उसमें सरकार को घेरते हुए और सरकार से जवाब मांगते हुए दिखेंगे। जी, विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई? सत्ता पक्ष की ओर से जैसे अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें, क्योंकि अहम जो इसमें रहने वाला है वो अविश्वास प्रस्ताव आएगा 10 तारीख को, इस पर बहस है 10 मार्च को, तो उसको लेकर सरकार का ये कहना है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और ये हक है विपक्ष का, वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकता है और जब अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी तो उसका सरकार जो है डटकर जवाब देगी और ये भी क्लियर हो जाएगा कौन सरकार के साथ है और कौन विपक्ष के साथ है और पूर्ण रूप से वो इस चीज के लिए तैयार है और पूरे कॉन्फिडेंटली जो बीजेपी के जो तमाम नेता उनका यही कहना है कि हमारे पास अपने नंबर पूरे हैं और अगर वोटिंग होती है तो सरकार अपना जो बहुमत जो है साबित करके दिखाएगी। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश भर में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। भारत में अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कुल 2,09,22,344 लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई गई है। फिलहाल देश में 1,71,68,303 लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाई गई है और वहीं 37,54,041 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। वहीं बात करेंगे राज्यों की, तो राज्यों में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में अब तक 21,31,443 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जिसमें से 18,02,425 लोगों को कोरोना की पहली डोज दी जा चुकी है और 3,00,00
29,018 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहाँ पर 10,92,767 लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन दी गई है और उसमें से 8,58,101 लोगों को पहली डोज और 2,34,666 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। गुजरात में यह आंकड़ा अधिक है, यहां पर 17 लाख लोग कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। राज्य में अब तक 17,64,981 लोगों को वैक्सीन दी गई है, जिसमें से 14,20,465 लोगों को पहली और 3,44,516 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। महाराष्ट्र में भी 17,44,420 लोगों को वैक्सीन दी गई है। राजधानी दिल्ली की बात अगर की जाए तो यहां पर फिलहाल 5,60,074 लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया गया है। चंडीगढ़ में 35,350 और गोवा में अब तक महज 43,051 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। लेकिन वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो रही है और महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं राजस्थान सरकार ने आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि जो लोग भी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आएंगे उन्हें पहले RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, इसके बाद ही वो राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर के? फिलहाल कितनी रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं जिस तरीके से बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है बिल्कुल जारी है और कहीं ना कहीं सरकार की मुहिम है कि हर व्यक्ति तक टीकाकरण जो है वो पहुंचाया जा सके। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना की पेशेंटों की जो गिनती है वो भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, दोबारा से कोरोना पेशेंटों की रफ्तार जो है बिल्कुल बढ़ती जा रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी लगभग 6 लाख के करीब वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो किया जा चुका है और कहीं ना कहीं और भी कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी जनता तक जो टीकाकरण है वो पहुंचाया जाएगा, दोनों डोज दी जाएंगी। मगर हर तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं जनता तक कोशिश की जा रही है टीकाकरण जो है वो उपलब्ध हो सके। मगर जो उसके लिए साइट बनाई गई है, ऐप्स बनाए गए हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके अंदर अपना वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। मगर उसके बाद का बात करें तो अगर किसी को व्यक्ति को बीमारी है या किसी को कोई सिम्टम है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी हर तरीके से इलाज के द्वारा नहीं उसको टीकाकरण दिया जाए। मगर किसी को ज्यादा बीमारी होगी या फिर किसी को सांस लेने में दिक्कत है या फिर किसी और चीज की दिक्कतें हैं तो उसके लिए भी डॉक्टरों की तरफ से पहले इलाज किया जाएगा, उसके बाद में वैक्सीन का टीकाकरण दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से बात करें प्राइवेट अस्पतालों की, तो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी टीकाकरण की प्रक्रिया स्टार्ट है और यहाँ तक कि कुछ चार्जिंग जरूर रखा गया, 250 रुपए यानी कि 250 रुपए की करीब एक वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो दिया जाएगा। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो बिल्कुल जारी है और कहीं ना कहीं बिल्कुल राजीव, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देश भर में वैक्सीनेशन बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान सभी राज्यों में सबसे आगे है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन चल रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ। हक